तो हम यहाँ पे तो हम यहाँ पे थे कि हमने दोनों दोनों को समझ लिया कि कौन कौन से प्रोटोकॉल कहाँ पे। तो अब जैसे कि आपका ये जब हम शॉर्ट रेंज प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो इसमें एक प्रोटोकॉल ये भी है दैट इज कॉल्ड द RFID. RFID means the radio frequency identification. So radio frequency identification refers to the set of technologies that are aimed at identifying and recognizing elements. मतलब कि आप देखते हो कभी शॉप पे गए हो तो आपने टैग्स लगे देखे होंगे, एलिमेंट्स पे टैग्स लगे होते हैं जिसके थ्रू स्कैन करते हैं, तो वो होता है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड आइडेंटिफिकेशन. तो ये क्या है, ये शॉर्ट रेंज की तो है, ये तो समझ में आ रहा हो कि शॉर्ट रेंज की है. तो ये क्या क्या करता है, टैग्स को आइडेंटिफाई कर लेता है. ठीक है. RFID सिस्टम इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस. दो टाइप ऑफ डिवाइसेस से बनी होती हैं, दैट द आइडेंटिफाई डिवाइसेस टैग्स एंड द डिवाइस आइडेंटिफायर्स. और ठीक है, तो डिवाइस आइडेंटिफायर्स एंड आइडेंटिफाइड डिवाइस. आइडेंटिफाइड डिवाइस मतलब कि जो टैग हो गया, और सेकंड क्या है आपका, डिवाइस आइडेंटिफायर्स. ठीक है. दो तरह के कंपोज दो तरह के डिवाइसेस से आपका काम चलता है. तो टैग डिवाइसेस आर ट्रिगर्ड बाय RF. जो कि डिवाइसेस पे आपका टैग डिवाइस, जिस डिवाइस पे आपका टैग लगा होता है, तो वो ट्रिगर करती हैं आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू. ट्रिगर होती हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के थ्रू, जो कि किससे निकलती हैं, जो आप डिवाइस से स्कैन करते हो, रीडर की डिवाइस, उससे जो वेव्स निकलती हैं उसके थ्रू उसको टैग को रीड कर देता है एंड रिप्लाई विद इट्स आइडेंटिफिकेशन टैग्स. और जो रिप्लाई करता है वो भी आपकी आइडेंटिफिकेशन टैग्स के थ्रू रिप्लाई करता है. ठीक है. सो रीडर्स हैंडल डाटा एक्सचेंज बिटवीन देम. रीडर जो है डेटा एक्सचेंज भी कर सकता है. सो जब जरूरी पड़े तो रीडर्स, जो आपका स्कैन डिवाइस है, वो सेंड RF पल्सेस इंटरोगेटिंग द टैग्स इन द एरिया. वो आपके RF पल्सेस को सेंड भी कर सकता है. ठीक है. उस एरिया में. तो ये आपकी जो डिवाइस है, ये RFID का जहां यूज कर रहे हैं टैग को रीड करने के लिए, ये क्या है, दैट इज ऑल्सो द मैक लेयर शॉर्ट रेंज प्रोटोकॉल. ठीक है. जैसे कि कुछ क्लासिफिकेशन भी हैं RFID सिस्टम के, जैसे कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेडियो इंटरफेरेंस, कम्युनिकेशन रेंज, टैग ऑटोनॉमी. तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं आपके RFID सिस्टम के. ठीक है. तो कई तरह की वायरलेस डिवाइसेस आइडेंटिफाइड फॉर द रेडियो फ्रीक्वेंसीज सच एज रिस्ट बैंड. जैसे कि बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो बेस काम करती हैं, RFID पे काम करती हैं. जैसे कि आपका रिस्ट बैंड हो गया, क्लोथिंग में भी यूज होता है, फुटवियर में यूज होता है, और अदर कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल माइक्रोचिप एंड एंटीना इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल कास्टिंग यूनिक आइडेंटिफाइड. और कई तरह के माइक्रोचिप्स का भी यूज करते हैं. ठीक है. तो ये बहुत सारी चीजों में इसको यूज करते हैं RFID को. RFID आपने जनरली आपने आसपास देखा ही होगा, जब आप कभी सामान खरीदते हैं मॉल्स में, तो वो स्कैन करते हैं रीडर के थ्रू, आपके रेडियो वेव्स के थ्रू, उसको सिग्नल्स के थ्रू इसको मालूम पड़ जाता है कि ये पर्टिकुलर आइटम क्या है. तो यहाँ पे ट्रांसमिशन रेंज विल डिपेंड ऑन द क्लास ऑफ डिवाइस यूज्ड. जो ट्रांसमिशन रेंज होती है उसके वेव्स की, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डिवाइस यूज किया है. ट्रांसमिशन अकर फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी बैंड्स. ट्रांसमिशन आपका जो है वो लो फ्रीक्वेंसी बैंड्स, मतलब कि 124 से 135 किलो हर्ट्ज से लेकर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड. तो दोनों बैंड तक की ट्रांसमिशन को आप यूज कर सकते हैं. जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी बैंड की जरूरत है वहां पे आपको लो फ्रीक्वेंसी बैंड भी यूज कर सकते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड भी यूज कर सकते हैं. तो ये आपका RFID हो गया. RFID में तीन क्लास में डिवाइड किया गया है. आपके RFID डिवाइसेस को तीन क्लास में डिवाइड किया गया है, PRAT, ARPT और ARAT. तो PRAT मतलब क्या होता है कि पैसिव रीडर एक्टिव टैग. तो दैट इज द पैसिव रीडर एक्टिव टैग. क्या होता है, द रीडर इज पैसिव एंड रिसीव डेटा फ्रॉम अ बैटरी पावर टैग. रीडर जो आपका पैसिव है और वो डेटा कहां से लेता है, बैटरी पावर टैग. जो बैटरी पावर टैग है वहां से कलेक्ट करता है. ठीक है. द ट्रांसमिशन रेंज कैन रीच अप टू द, इसमें ट्रांसमिशन रेंज आपकी 500 मीटर तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम एंड ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी यूज. आपका जो सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे. ठीक है. और जो फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी ट्रांसमिशन रेंज आपकी 500 मीटर तक होती है. दैट इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड द पैसिव रीडर एक्टिव टैग. ठीक है. रीडर जो होता है, जो आपकी स्कैन डिवाइस है, वो पैसिव है और डेटा जो लेती है बैटरी पावर टैग से.
लिया करती है। ARPT, एक्टिव रीडर पैसिव टैग, द रीडर इज एक्टिव एंड द आइडेंटिफाइड टैग्स आर पैसिव एंड पावर्ड बाय द एनर्जी हार्वेस्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट इन द एयर। तो इसमें इसमें एक्टिव रीडर में क्या होता है, जो रीडर है आपका वो एक्टिव होगा, और आइडेंटिफाइड टैग्स आर पैसिव, आइडेंटिफाइड टैग्स आपके पैसिव होंगे, और जो कि पावर्ड होंगे, जो एनर्जी आएगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि एयर में होगी उसके थ्रू एनर्जी आएगी, ठीक है। और दैट इज कॉल्ड द एक्टिव रीडर एक्टिव टैग। ये आपका थर्ड है, एक्टिव रीडर एक्टिव टैग, मतलब कि आपका दोनों ही रीडर और दोनों ही द क्लासेस वेयर बोथ रीडर एंड द टैग्स आर पावर्ड बाय एक्सटर्नल पावर सोर्सेस। मतलब कि इसमें जो आपका रीडर होगा और जो टैग होगा जिसको आप रीड करते हो, वो दोनों ही आपका वो एक्सटर्नल पावर सोर्स से होगा, ठीक है। बट द टैग्स ओनली ट्रांसमिट द डाटा व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द रीडर्स। लेकिन जो टैग्स हैं वो डेटा को ट्रांसमिट तभी करेंगे जब रीडर से रिक्वेस्ट होगा, ऐसे ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें नाम से समझ लीजिए, पैसिव रीडर, मतलब कि पैसिव रीडर एक्टिव टैग। एक्टिव टैग मतलब कि क्या है कि इसको जो है वो बाहर बैटरी पावर्ड सप्लाई मिलेगी। इसी तरह से आपका यहाँ पे पैसिव टैग है, ठीक है। तो जो टैग्स पैसिव होंगे और इसको क्या है, ये बैटरी पावर्ड नहीं होंगे, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, जो एयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके थ्रू एनर्जी प्रोवाइड होगी। उसी तरह से आपका ये दोनों तरफ से आपको एक्सटर्नल पावर सोर्स मतलब बैटरी से आपको ऑपरेट होंगे, या फिर आपका एक्टिव रीडर एंड एक्टिव टैग। तो ये कुछ इसके बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं आपके RFID के। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका शॉर्ट रेंज का कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। ये इसका एक एग्जांपल है। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। इस स्लाइड में मैंने इसमें सबसे लास्ट में ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, और ये सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ये सारे प्रोटोकॉल्स आपके शॉर्ट रेंज के प्रोटोकॉल हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया दैट वी हैव डिस्कस्ड दैट इज RFID। सो RFID में आप यहाँ पे अगर इस स्लाइड में देखो तो इसमें टोपोलॉजी कौन सी यूज होती है, इसमें टोपोलॉजी यूज होती है पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट क्यों होती है, क्योंकि आप टैग और RFID रीडर की से ही रीड करते हो तो पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, या फिर एक पॉइंट से एक रीडर से मल्टी पॉइंट, कई सारे टैग्स, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी का यूज करते हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इसका पैकेट लेंथ है, जो ये पैकेट भेजता है वेव्स के थ्रू, तो ये 16 से 64 किलोबिट्स पर सेकेंड kbps का होता है, ठीक है। इसमें सिक्योरिटी कैसे मिलती है, इसमें सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लैंडस्टाइन ट्रैकिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग EPC। तो ये भी कोई इसका मेथड है। लाइसेंसिंग इसकी फ्री है, लाइसेंस इसका फ्री है। स्केलेबिलिटी लिमिटेड है। स्केलेबिलिटी मतलब आप इसकी कैपेसिटी को कितना इंप्रूव कर सकते हो। इसकी रेंज, इसकी देखो जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसकी रेंज कितनी है, 0.125 मीटर, 0.125 मीटर तक की रेंज है इसकी। मतलब रेंज देखिए कितनी कम है, 5 मीटर तक की रेंज है खाली इसकी। डेटा रेट किस रेट से ट्रांसफर करता है, 500 किलोबिट्स पर सेकेंड, ओके। तो उसमें 500 किलोबिट्स पर सेकेंड के हिसाब से इसको ट्रांसफर करता है। इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी बैंड आती है, किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ग्लोबल, मतलब कि अगर आप ग्लोबली फ्रीक्वेंसी देखें तो 6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो इसकी ग्लोबल फ्रीक्वेंसी क्या आपकी 6 मेगाहर्ट्ज है। और इसके अलावा इसमें आप देखो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स कौन सी यूज होती हैं, जैसे आपको आपके एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए मॉड्यूलेशन की टेक्निक्स यूज होती हैं इसमें। प्रॉक्सिमिटी फील्ड मॉड्यूलेशन इंडक्शन टेक्निक। तो ये इसमें देखो RFID के बहुत सारे इसके ट्रेड्स दे रखे हैं। RFID के ट्रेड्स दे रखे हैं। उसी तरह से NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये भी एक प्रोटोकॉल हो गया। इसके भी देखो बहुत सारे दे के रखे हैं, सारे ट्रेड्स दे के रखे हैं। उसी तरह से हमने प्रोटोकॉल पढ़ा था Z-Wave हम पढ़ चुके हैं, जो कि होम ऑटोमेशन में यूज होता है। तो Z-Wave क्या था, Z-Wave भी शॉर्ट लेंथ का प्रोटोकॉल था। इसमें क्या है, इसकी भी देखो लाइसेंसिंग फ्री है। स्केलेबिलिटी मतलब कि कितने नोड्स तक, कितने डिवाइस तक ये सपोर्ट कर सकता है। तो उसमें हमने देखा था कि 232 डिवाइस तक सपोर्ट कर सकता है ये इसकी स्केलेबिलिटी है।
और इसमें टोपोलॉजी कौन सी यूज होती है आपकी जी वेव में, यहाँ पे मैश यूज थी वहां पे, तो मैश का यूज करते थे उसमें। मॉडुलेशन टेक्निक यहाँ पे पीएसके यूज कर रहे हैं, ठीक है, सीएफएस के, ये सब मॉडुलेशन टेक्निक्स हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, इस तरह से। और जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बैंडविड्थ पर चैनल, कितना बैंडविड्थ यूज होता है, 300 से 400 किलोहर्ट्ज। इसका रेट क्या है, बिट ट्रांसफर क्या है, 1 किलो बिट पर सेकंड से 10 मेगाबिट पर सेकंड। उसके लिए इसका जो फ्रीक्वेंसी यूज करता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है, ये काम करता है आपका यूरोपियन यूनियन में जो ईयू लिखा हुआ है वो आपका 868 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के बाहर जाएंगे तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में 915 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, यूरोप में अलग मेगाहर्ट्ज पे काम करता है फ्रीक्वेंसी बैंड पे, और ये आपका यहाँ पे अलग काम करता है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी बैंड है आपका जी वेव का, जो हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक फंक्शनलिटी, दैट इज अ पावर सेविंग मैकेनिज्म, कि हम कैसे पावर सेव करते हैं इसमें। तो जो हमने आरएफआईडी देखी है, तो यहाँ पे इंडक्टिव मैकेनिज्म, बैक ट्रैकिंग, बैक स्कैटरिंग, ये मैकेनिज्म यूज होती है पावर सेविंग के लिए। जबकि यहाँ पे जी वेव में देखो, जी वेव में क्या होता है कि आपके नोड स्लीप मोड में चले जाएंगे जब जब कोई पैकेट सेंड नहीं होगा, और जब कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई पैकेट सेंड करना होगा तो ये वेकअप होंगे। तो ये इसकी टेक्निक है आपकी पावर को सेव करने की। तो इस तरह से जी वेव की टेक्निक है। जी वेव को छोड़ के और भी प्रोटोकॉल हैं यहाँ पे, जैसे कि IEEE 802.15.4, और जैसे ये हमने बात करी, ये दिस इज अ ब्लूटूथ लो एनर्जी प्रोटोकॉल, जो कि बहुत ही कम लो एनर्जी पे काम करता है, BLE, ठीक है। तो BLE के भी अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दे के रखे हुए हैं। जैसे कि इसमें आप अगर टोपोलॉजी देखो तो टोपोलॉजी क्या है, सिंगल होप मतलब सिंगल नोड, एक ही नोड पे काम करता है ये, ठीक है। तो ये आपका सिंगल होप पे काम करता है, और जैसे ये मेश पे काम कर रहा है, और टोपोलॉजी भी है इसमें, जैसे स्टार पे काम करता है ये आपका IEEE 802.11h। तो कई सारे प्रोटोकॉल्स में हमने डिस्कस किए भी हैं, कई सारे नहीं भी किए, जैसे कि हमने वेटलेस W, वेटलेस N, इसका डिस्कशन नहीं किया है, आपका थोरली डिस्कशन नहीं किया है, और वेटलेस हार्ट इसका डिस्कशन नहीं किया है। बट आपको इस सारी टेबल से इसकी सारी फ्रीक्वेंसीज, इसके सारे आपको जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं इस टेबल से मालूम पड़ जाएंगी कि शॉर्ट रेंज प्रोटोकॉल कौन से हैं। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत टेबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको एक ब्रॉडर व्यू मिलेगा कि हमें कैसे कैसे मालूम पड़ेगा, जो क्वेश्चन आएगा उसको टैकल करने के लिए ये आपको टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो अभी आप आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, और ये टेबल जाके आप देखें, और टेबल को आप देखें जाके, और टेबल में से फ्रीक्वेंसी देखें, और क्या मैक लेयर होती है, मैक लेयर में और मैश और सेलुलर। आज हमने देखा कि सेलुलर और मैश में डिफरेंस क्या होता है, और कैसे कैसे प्रोटोकॉल सेलुलर होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या इसके रिगार्डिंग अगर अगर आपको किसी तरह का कोई भी क्वेरी करनी है तो कर सकते हैं। Any query regarding the today's session? जो मैंने डिफरेंस पूछा था, अब तो क्लियर हो गया ना, मैश और सेलुलर में डिफरेंस इज क्लियर ना। अब मैक लेयर भी समझ में आ गया हो कि मैक लेयर क्या होती है, मैक लेयर के प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है। भाटी सर? जी सर। ओके, तो अभी क्वेरीज तो नहीं है, अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो मैं अपना लैब सेशन कंटिन्यू कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स, तो लैब सेशन कंटिन्यू करते हैं आज। आज हम स्टडी करते हैं कि कैसे डेटा आर्डिनो से कैसे या सेंसर से कैसे डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, एंड देन सेंसर से ये डेटा कलेक्ट करके कैसे क्लाउड पर सेंड किया जाता है। ओके, तो यहाँ मैं कुछ रेडीमेड कंपोनेंट यूज में ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं थिंगस्पीक क्लाउड यूज में ले रहा हूँ। थिंगस्पीक क्लाउड एक IoT इनेबल्ड क्लाउड है
जहां पर अपन पब्लिकली डेटा पोस्ट कर सकते हैं और उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। फ्रीली अवेलेबल है, इसी को हम यूज में लेते हैं। ज्यादा नहीं हम अपना खुद का क्लाउड या खुद का एक सर्वर कॉन्फ़िगर करें। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्योंकि हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, हार्डवेयर क्या क्या है, आर्डिनो यूनो चाहिएगा, ESP8266 मॉड्यूल है। ESP बेसिकली अगर आपको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होना है तो वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए ESP मॉड्यूल यूज में आता है। ESP के अलग अलग वेरिएशन है। ESP32 भी itself एक मॉड्यूल है, वाईफाई मॉड्यूल है। ये ESP8266 नोड MCU जिसके नाम से अपन उसको जानते हैं, वो भी एक वाईफाई मॉड्यूल है। एंड ESP826601 ये नोड MCU का नैनो पार्ट है, ये भी अवेलेबल। तीनों का पर्पस एक ही है, वायरलेस से डेटा ट्रांसफर करने का। फंक्शनैलिटी वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है, पिन डिस्क्रिप्शन वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है। DST11 सेंसर यूज में ले रहे हैं। DST11 सेंसर बेसिकली एनवायरनमेंट की टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, 10 के ओम रेजिस्टेंस यूज में ले रहे हैं, ब्रेडबोर्ड यूज में ले रहे हैं कनेक्शन करने के लिए, और जंपर वायर्स। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, आर्डिनो आईडी मुझे चाहिएगा, तो ऑलरेडी है अपने पास। DST11 की लाइब्रेरी मुझे चाहिएगी आर्डिनो के लिए। ठीक है, ये जो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ये सिमुलेशन प्रोटीएस का नहीं है, क्योंकि ESP8266 मॉड्यूल आपके प्रोटीएस के अंदर नहीं होता है और इसकी कोई लाइब्रेरी भी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी अवेलेबल नहीं है, तो इसका सिमुलेशन नहीं हो सकता, इसका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसका तो मैं इसीलिए मैं इसका प्रोटीएस में सिमुलेशन नहीं बता रहा हूँ। तो आपको DST11 की लाइब्रेरी चाहिएगी, वो आपको इस लिंक से मिल जाएगी, इसकी PPTs मैं आपको शेयर कर दूंगा। और क्योंकि इस प्रैक्टिकल के अंदर अपन मोर देन वन सीरियल पोर्ट पे काम कर रहे हैं और अपने को पता है आर्डिनो यूनो के अंदर एक ही सीरियल पोर्ट होता है, इसलिए मैं सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी यूज में ले रहा हूँ ताकि मैं मल्टीपल सीरियल पोर्ट पे या सीरियल पिंस के ऊपर वर्क करूँ। तो ये कुछ ब्लॉक डायग्राम है वर्किंग का, कि हम DST11 सेंसर से ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर करेंगे। ये सेंसर डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा आपके आर्डिनो यूनो बोर्ड से, जो आपका डेटा सेंस करेगा। देन इस डेटा को हम यूजिंग ESP8266 नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करके, वायरलेस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करके हम इसको सर्वर पर या क्लाउड पर ट्रांसफर करेंगे, राइट। So this is the circuit description or pin diagram of whatever we are going to do. DST11 जो आपकी IC है या आपका जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर 3 पिन्स होगी। एक पिन आपकी VCC के लिए होगी जिस पर आप उसको सप्लाई दोगे, 5 वोल्ट सप्लाई दोगे। एक ग्राउंड पिन होगी और एक आपकी आउट पिन होगी। ठीक है, इसमें बेसिकली 2 पिन होती है, आउट की भी 2 पिन होगी, एक एनालॉग आउटपुट होगी और एक आपकी डिजिटल आउटपुट। तो यहाँ हम इसकी एनालॉग आउट पिन यूज में ले रहे हैं। ठीक है ना, इस DST11 में 2 पिन आती है आउटपुट के लिए, एक डिजिटल आउटपुट पिन आती है और एक एनालॉग आउटपुट आती है। अगर आप डिजिटल आउट यूज में लेंगे तो आप उसको ये D13, D12 इन पर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और एनालॉग आउट यूज में लोगे तो आप उसको A0 पर कनेक्ट करना पड़ेगा, A0 से A5 तक कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैं एनालॉग पिन यूज में ले रहा हूँ, इसकी A0 से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ESP8266 मैंने यहाँ लगा रखा, ESP8266 मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को पावर ऑन होने के लिए 3.3 वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो इसी आर्डिनो बोर्ड के ऊपर 3.3 वोल्ट की ये पिन होगी। यहाँ इसको 3 वोल्ट लिखा है जबकि 3.3 वोल्ट होगा। ये 3.3 वोल्ट आपका एज ए इनपुट VCC के अंदर चला जाएगा। ठीक है, सेम इसको RST से कनेक्ट कर दें। RST AC को भी हम एक रेजिस्टेंस लगा के कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, PD आप चाहे तो कनेक्ट करें, PD को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, केवल इसको VCC और ग्राउंड देना कंपलसरी है बस, बाकी और कुछ बाकी पिन आप अगर आप कनेक्ट नहीं करते हैं तो भी चलेगा। तो इसको मैंने VCC दे दिया, ग्राउंड दे दिया। ESP8266 का RX मैंने आर्डिनो के TX से कनेक्ट कर दिया। TX मतलब D3 जो पिन है, इस थर्ड वाले पिन को मैं एज्यूम कर रहा हूँ ट्रांसमिशन पिन है। इसको सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी जब हम यूज में लेंगे तब हम कॉन्फ़िगर करेंगे। थर्ड वाली पिन को मैंने ट्रांसमिशन में एज ए ट्रांसमिशन यूज में लिया है। एंड इसकी 8 वाली पिन है, 8th वाली पिन इसके D2 से कनेक्ट है। इट मींस सेकंड वाली पिन को मैं रिसीविंग के लिए यूज में ले रहा हूँ। तो सेकंड और थर्ड जो पिन है इसको मैं RX TX पर्पस के लिए यूज में ले रहा हूँ।
ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट आपकी D0 D1 जो होती है वो RxTX के लिए कॉन्फ़िगर होती है, बट अभी मैं D2 और D3 को सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी के थ्रू RxTX कंपोनेंट किट में कन्वर्ट करके यूज में ले रहा हूँ। ओके, तो ये आपका सर्किट डिस्क्रिप्शन है। यहाँ आप सेंसर को आर्डिनो से कनेक्ट कर रहे हैं। आर्डिनो पे क्योंकि वाईफाई ट्रांसमिशन के लिए कोई मॉड्यूल नहीं होता है, कोई पिन नहीं होती है, तो इसीलिए मैं ESP8266 जो कि वाईफाई मॉड्यूल है इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से आर्डिनो इस वाईफाई मॉड्यूल को यूज में लेते वक्त डेटा को पोस्ट करेगा किस पर, आपके क्लाउड पर, जो कि थिंक स्पीड नाम से एक बना है क्लाउड। राइट, तो ये तो था आपका सर्किट डिस्क्रिप्शन। सर्किट में आपको ये काम करना था। कोडिंग कैसे करनी है वो अभी हम समझेंगे। अभी हम क्लाउड का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि मुझे क्लाउड पर कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो आपको थिंक स्पीक की वेबसाइट पर जाना है, एक नया अकाउंट क्रिएट करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको माई चैनल करके ऑप्शन दिखेगा या न्यू चैनल करके ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आपको न्यू चैनल में जाना है, एक नया चैनल क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे आप न्यू चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक नई विंडो दिखेगी। ठीक है, इसमें आपको चैनल का नाम पूछेगा, आप चैनल का नाम कुछ भी दे दें। जैसे फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर इस केस में मैंने सेंसर डेटा टेस्ट करके मैंने चैनल का नाम दिया, और डिस्क्रिप्शन पूछेगा, डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। देन यहाँ मल्टीपल फील्ड्स हैं। फील्ड्स आपके ये दिखा रहे हैं कि आप कौन कौन से डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ बेसिकली मैं दो चीजें स्टोर कर रहा हूँ, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो मैंने फर्स्ट फील्ड के अंदर डाल दिया टेम्परेचर, उसको चेक ऑन कर दिया। सेकंड फील्ड में डाल दिया मैंने ह्यूमिडिटी, क्योंकि DHT11 जो सेंसर है वो आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दो ही डेटा देता है, और आर्डिनो के थ्रू में ये दो ही डेटा है वो क्लाउड के ऊपर भेजना चाह रहा हूँ। तो इन दोनों डेटा का फील्ड का मैंने नाम दे दिया टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। राइट, देन स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, और लास्ट में सेव चैनल का ऑप्शन है। इस सेव चैनल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो आपका एक चैनल बन जाएगा। जब आप माई चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपको सेंसर डेटा टेस्ट, ये आपको जो आपने चैनल बनाया था वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब इस चैनल के ऊपर आपको अपना डेटा पोस्ट करना है। ठीक है, चैनल पर डेटा पोस्ट करने के लिए आप डायरेक्टली डेटा पोस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कुछ सिक्योरिटी क्रेडेंशियल आपके पास होनी चाहिए, जिनको हम API की कहते हैं। तो वो की आपको ऑब्टेन करनी पड़ेगी। की ऑब्टेन करने के लिए अगर आप यहाँ देखोगे तो API की करके ऑप्शन है। ठीक है, API की पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दो API मिलेगी, राइट API एंड रीड API। राइट API मतलब जब आप डेटा पोस्ट करेंगे, जब आपको डेटा भेजना होगा, तो आप इस राइट API की मदद से आप डेटा पोस्ट कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि क्लाउड पे जो डेटा है वो डेटा मैं रीड करना चाहता हूँ, तो आप इस रीड API की मदद से आप डेटा को रीड कर सकते हैं। ओके, तो राइट API इज बेसिकली फॉर sending data from Arduino to ThinkSpeak, whereas read API is particularly used for fetching data from ThinkSpeak server. Okay, तो इसी API के साथ में इधर पास में एक API रिक्वेस्ट लिखी हुई है। API रिक्वेस्ट आपको बेसिकली ये बता रही है कि आपको URL कैसे, आपको डेटा कैसे पोस्ट करना है। तो इस URL के ऊपर जाना है, इस URL को कॉपी पेस्ट करना आपको अपने कोड के अंदर। तो हम देखेंगे कैसे हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो इस API की से आपको API की मिल गई और URL मिल गया। ठीक है, यूजिंग दिस URL एंड API की आप अपना डेटा इस सर्वर के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट फाइनल स्टेट के अंदर आपको क्या आना है, ये सेंसर डेटा का ग्राफ आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इस ग्राफ को आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका टेम्परेचर कब बढ़ रहा है कब कम। देखिए, ये रियल टाइम डेटा आप एनालाइज कर सकते हैं। ये माई चैनल के अंदर ही अवेलेबल हो जाएगा जो आपके सेंसर का। ओके, अब हम कोड देखते हैं इसका कि इसका कोड क्या है। ठीक है, ESP8266 का कोड देखते हैं, समझते हैं।
तो ये इसका कोड है। सबसे पहले dst.h लाइब्रेरी यहाँ आपको इंस्टॉल करनी है। लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, आपको स्केच में जाना है। स्केच में जाकर के इंक्लूड लाइब्रेरी, एड जिप। तो यहाँ आपने जो लाइब्रेरी उस लिंक के थ्रू डाउनलोड करी थी, वो लाइब्रेरी आपको यहाँ ओपन करनी है, जिससे आपके पास ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाए। ओके, जस्ट अ मोमेंट।
देखो सर, साथ वाले तो गए में हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। देखो वो कोशिश कर ही रहे हैं, अगर कुछ बात है तो वो तो मैं कांटेक्ट में हूँ, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं, कांटेक्ट में हूँ तो रोजाना बात हो जाती है। Now again we will back to our lecture. अर्जेंट कॉल आ गया था, थोड़ा सा बिजी हो गया था। तो यहाँ dst.h मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड की। सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी या आपकी इनबिल्ट लाइब्रेरी, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये मैंने यूज में ली है, इसलिए यूज में ली क्योंकि मैं जो सीरियल पोर्ट है वो मैं सॉफ्टवेयर लेवल पर डिफाइन कर रहा हूँ। 2 और 3 को मैंने एज ए RxTx डिफाइन किया है, जैसा कि आपने सर्किट डायग्राम में देखा, राइट। तो एपीआई की यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने दिया है एपीआई की। यहाँ पर आप अपना जो एपीआई जो आपने थिंक स्पीक से जो डाउनलोड किया है, आपने देखा होगा राइट एपीआई, राइटिंग एपीआई जो थी वो एपीआई आपको यहाँ पेस्ट करनी है। ओके, DST11 जो पिन है 4 पे मैंने कनेक्ट कर रखी है। ह्यूमिडिटी टेम्परेचर 2 वेरिएबल दिए। SER बेसिकली डिनोट कर रहा है उस सीरियल इंटरफेस को जिसके ऊपर मैंने ESP32 कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ESP32 वाले सीरियल को मैंने स्टार्ट किया 9600। सीरियल डॉट बिगिन ये डिफाइन कर रहा है मेरे सीरियल पोर्ट को जिसके ऊपर मैं डीबगिंग करूंगा, ठीक है। आर्डिनो के अंदर सीरियल पोर्ट पे डीबगिंग करनी हो तो ये देखो ऑप्शन रहता है सीरियल मॉनिटर का।
यहाँ आप आपका आउटपुट देख सकते हो, डीबगिंग कर सकते हो। इसलिए मैंने दोनों सीरियल पोर्ट अलग अलग लिए, राइट। फिर मैंने क्या किया, अनसाइंड एक कैरेक्टर लिया, चेक कनेक्शन जिसकी वैल्यू 0 है। अनसाइंड कैरेक्टर टाइम चेक, ये मैंने 0 कर लिया। ये बेसिकली इसलिए किया क्योंकि एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद में मैं रीडिंग भेजूंगा। सीरियल मॉनिटर के ऊपर मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, कनेक्टिंग टू वाईफाई वाइल चेक कनेक्शन इक्वल इक्वल टू 0। जब तक कनेक्शन की वैल्यू 0 है तब तक अंदर आया। क्या किया, ये 80 कमांड, 80 कमांड्स ऐसे कमांड्स होते हैं जो कनेक्शंस के लिए यूज में आते हैं, ठीक है ना। हर हार्डवेयर 80 कमांड्स को समझता है, ठीक है। तो मैंने कुछ 80 कमांड्स यहाँ यूज में लिए। तो ये एक कमांड है 80 प्लस CWG-AP, ठीक है। ये तुम्हारे वायरलेस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए कमांड है। तो तुम्हारा ESP32 वायरलेस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होगा, ठीक है। SSID मतलब तुम्हारा जो वायरलेस का जो नेम आ रहा होगा दैट इज तुम्हारा SSID, और वायरलेस का जो पासवर्ड है वो तुम्हारा पासवर्ड। तो तुम्हें यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, SSID की जगह आपका SSID है, पासवर्ड की जगह आपका पासवर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा SSID मेरा IET नाम का नेटवर्क है, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा IET, और पासवर्ड जो भी मेरा है वो पासवर्ड मुझे यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट। और मैंने टाइम आउट सेट कर दिया 5000 मिली सेकंड, मतलब 5 सेकंड तक मैं वेट करूंगा कि ये इससे कनेक्ट होता ही नहीं होता। 5 सेकंड तक मैंने वेट किया, क्योंकि जब भी हम वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोड को एक तरह से पॉज दे दिया 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद मैंने चेक किया कि वाईफाई कनेक्ट है क्या, ये मेरे सील इस पे ESP32 की स्टेट के ऊपर ये प्रिंट हुआ है क्या। अगर वाईफाई कनेक्टेड 1 प्रिंट हो गया, इट मींस मैं मैसेज प्रिंट करा दूंगा वाईफाई कनेक्ट, और आगे मुझे इस लूप को कंटिन्यू नहीं करना है, मैं बाहर आ जाऊंगा, ओके। टाइम चेक्स एक वेरिएबल लिया था मैंने, जिसको मैंने प्लस प्लस कर दिया। अगर टाइम चेक की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, इट मींस मैं 3 बार ट्राई कर चुका हूं, कनेक्ट नहीं हो पाया। और टाइम चेक अगर 0 है तो मैं क्या, टाइम चेक की वैल्यू में 0 कर दूंगा और मैं कनेक्शन का वापस रिट्राई करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वाईफाई से कनेक्ट होने का कोड है। अगेन 5000 मिली सेकंड के लिए किया था, तो हर 5 सेकंड के ड्यूरेशन के अंदर ये चेक करेगा कि मैं वाईफाई से कनेक्ट हूं या नहीं हूं। अगर वाईफाई से कनेक्ट है तो फाइन, और अगर कनेक्टेड नहीं है तो ये वापस उसे लूप के अंदर जाके रिकनेक्ट होगा। स्टूडेंट 1 मिनट बचा है, तो अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो आप वापस कनेक्ट हो जाना सेम आईडी से, ओके। सो मैं यहीं फिलहाल इसको स्टॉप कर देता हूं, क्योंकि बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ तक का कोड है, ये आई थिंक आपको क्लियर होगा। आगे लूप वाला कोड हम देखते हैं। ये लूप वाला कोड, लूप के अंदर क्या हो रहा है ये हम देखते हैं। एक बार इस टाइम काउंटर को एक्सपायर होने देते हैं, तो वापस न्यू सेशन से कनेक्ट हो जाते हैं, 14 मिनट हमें वापस मिल जाए। स्टे कनेक्टेड, आप कनेक्टेड रहें।